हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों से बात करेंगे ICAR नेट ARS के बारे में। कल ICAR ARS नेट का एडवर्टाइजमेंट निकला, जिसमें 56 स्पेशलाइजेशन का एग्जाम होता है। वो भी बताएंगे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन का एग्जाम होता है। इससे पहले अब बताते हैं कौन कौन से स्पेशलाइजेशन का एग्जाम होता है। तो इसका सिलेबस यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले टाइम लग रहा है। सबसे पहले जो सिलेबस है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें उन लोगों ने पूछा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, एंजाइमोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, जीन एक्सप्रेशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक, जीन क्लोनिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, प्लांट जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर मार्कर्स एंड जीनोमिक्स। इसी तरह से सेकेंड है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। इसका भी सम पैरामीटर्स ये दिए हुआ है, जिसका सिलेबस कवर करना है। इस सिलेबस को कवर करके ही आप पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि इसी सिलेबस के अंदर ही वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ये सिलेबस अपने अपने हिसाब से आप लोग वहाँ पे विजिट कीजिए ICAR ARS नेट की साइट पे, asrb.org.in जो है उसके साइट पे, और वहाँ से सिलेबस वाले पे अपना प्रिंट पे जाके अपना कर लीजिए। आज हम बताएंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है डिसिप्लिन नंबर 51 to 56। कंप्यूटेशनल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उनमें पोर्शन है। यहाँ हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया। ये सबसे पहले तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है उसके बारे में पूछेगा ये, तो वो अलग है। पर कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर के बारे में आप बेसिक जानते क्या है, सिर्फ बेसिक ही पूछेगा और कुछ नहीं। बेसिक से रिलेटेड जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब फंडामेंटल CPU की, मतलब फंडामेंटल का मतलब समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग असेंबल कैसे किया गया कंप्यूटर में। CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मतलब अब तो लैपटॉप हो गया तो असेंबल हो गया। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेट कराता है सिस्टम को, मतलब कि हमारे लैपटॉप को, हमारे कंप्यूटर को। तो डिफरेंस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, काली हुआ, ऐसे मतलब उबंटू का बहुत सारा वर्जन उसमें आ जाता है। विंडोज के बारे में आपको पूछेगा उसी में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि विंडोज है क्या। तो विंडोज के टाइप पूछेंगे, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज प्रो, विंडोज होम, क्या डिफरेंस है उसमें, कितने बीट और बाइट के होते हैं, 32 बीट, 64 बीट, ऐसे करके मतलब डिफरेंस टाइप के रहेंगे, वो पूछेंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोलेंगे, तो एक कमांड लाइन होता है। क्यों इसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो कोडिंग के लिए क्यों यूज करते हैं। विंडोज पे ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करते, कमांड लाइन पे करने में सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं रहती, ये सिक्योर होता है इसलिए। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप का सिस्टम मतलब बैच प्रोसेसिंग कितना कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर आपको करनी होगी। देन उसके बाद में आपसे पूछा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 2 ही 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहे हैं ज़्यादा। एक C पूछ रहे हैं, C के बारे में एरियन पॉइंटर,
जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, ऑल मदर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम के लैंग्वेज में जब डेवलप किया गया तो सी प्रोग्राम ही उस टाइम मार्केट में सबसे मतलब अच्छे रिस्पॉन्स के साथ आया था, उसका डिमांड भी था। आज भी सी प्रोग्रामिंग के लोग इतने अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बने हुए हैं जो सी प्रोग्रामिंग के हैं। उसमें एरे आते हैं और पॉइंटर आते हैं। एरे और पॉइंटर के बारे में आपको पढ़ना होगा कि एरे क्या है और पॉइंटर क्या है। ये इंडिकेटर्स है और कुछ नहीं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको एक लोकेशन हम शेयर करते हैं कि इस लोकेशन में वेरिएबल सेव हो, तो वो वेरिएबल हम देते हैं कि ए इक्वल टू 5+3, तो ए इक्वल टू ए इन द सेंस वेरिएबल, हम ए के अंदर में सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिए। 3 + 5 इक्वल टू 8, तो ए जब भी व्हाट इज द प्रिंट ऑफ ए, तो इज ए कैलकुलेट ऑफ 8, 3 + 5 8। तो ऐसे करके प्रोसीड्यूर एंड फंक्शन के बारे में बताएंगे सी प्रोग्रामिंग के। स्टैंडर्ड कंट्रोल के बारे में, फ्लो, कैरेक्टर एंड लूप के बारे में। लूप बहुत मतलब कि है इसमें, वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स, मतलब डिफरेंस टाइप के टेस्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताना होगा। डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताना होगा। कॉल टू वैल्यू, अगर कोई कॉल करना है तो मतलब कि किसी वैल्यू को हम प्रिंट कर लिए a इक्वल टू 5, b इक्वल टू c और d इक्वल टू a+b, तो प्रिंट d, तो दिस इज द कॉलिंग प्रोसेस। दिस इज द इजी। ये थोड़ा सा इजी हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं तो वो थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है। तो उसको कॉलिंग, हम किसी को मतलब वो इंफॉर्मेशन को के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कॉल कर, मतलब उसको बोलते हैं कॉल, तो उसको प्रिंट कराना होता है, वही कॉल होता है। कॉल ऑफ रेफरेंस, फाइल हैंडलिंग, जैसे हमारा फाइल किसी फोल्डर में है, कहीं पाथ दिया हुआ है, जैसे हमारा फाइल सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी ड्राइव में है और हमको टर्मिनल से ही उसको रिकॉल करना है, यानी कि कॉल टू वैल्यू कॉल करना है, उसको अपने डेस्कटॉप पे प्रिंट करानी है उसकी वैल्यू हमको बिना फाइल खोले हुए। तो हम उसको उस चीज़ पे की स्टडी जब करते हैं तो उसको फाइल हैंडलिंग कहते हैं। ऑपरेट, वो ऑपरेट कैसे करता है? ऑपरेट ओवरलोडिंग होता है, इनहेरिटेंस होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस में मतलब एक लूप, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह हम इसको समझे तो होता है। मतलब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को। अभी हम कवर करते हैं सिलेबस को। डाटाबेस सिस्टम एंड बायोलॉजिकल डाटाबेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। डिफाइन करना है डाटाबेस का पर्पस ऑफ डाटाबेस सिस्टम, डाटाबेस क्यों बनाया गया, बायोलॉजिकल डाटाबेस क्यों बनाया गया, डाटाबेस का पर्पस क्या था, एडवांटेज ऑफ डाटाबेस सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम, डाटा मॉडल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आपको बाद में हम बताएंगे। मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल से रिलेटेड पूछेंगे वो। फिर उसके बाद में आपसे बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछेंगे, फिर जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स से पूछेंगे, फिर एनालिटिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड पूछेंगे। जो टूल डेवलपमेंट करने के लिए मतलब कि बेस्ट माना गया था एल्गोरिथम, जो हमारे बैकग्राउंड में चलता है, जो हमारे पास टूल है, जो हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में कैसे क्या चलता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन जितने हैं उसमें जो हमारा रोल प्ले करता है बैकग्राउंड, जैसे हमारा ब्लोजम हो गया, पाम हो गया, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, 1% चांस भी है कि वो म्यूटेशन है, तो वांस एल्गोरिथम जो पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए करते हैं। स्मिथ एंड वाटरमैन भी है, मतलब दोनों इसी तरह से मॉलिक्यूलर मॉडलिंग से रिलेटेड है। एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी पढ़ना आपको ये सारी चीज़ें।
अब चलते हैं नोटिफिकेशन पे। जो अभी नोटिफिकेशन आया है हमारा, ICAR साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी कल ही एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, जिसमें 3 पोस्ट एक साथ उन्होंने दिया, नेट, ARS और STO। आपको ये तीनों पोस्ट एक साथ दे रही है। इस बार जो अप्लाई करेगा ये तीनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, एक के लिए भी कर सकता है, दोनों। इसका ये स्टार्ट हो रही है 5/4 से, मतलब कि 5 तारीख जो आने वाली है अप्रैल में, 10 बजे से स्टार्ट होगा और 25/4 तक रहेगी। अगर लास्ट डेट ऑफ टाइम मेकिंग ऑफ द पेमेंट अगर भूल गए हैं तो फिर 25/4 तक आपको करना ही करना है। एग्जाम डेट है 21/6 को, यानी जून में 21 जून से 27 जून के बीच में एग्जाम हो जाएगा। जैसे मेंस की एग्ज़ाम है, अगर हम प्री निकाल ले रहे हैं तो मेंस की एग्ज़ाम 19/9 को सितंबर में, और इंटरव्यू और ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। सेंटर इसके 32 सेंटर्स इसमें इन लोगों ने बनाया है, मतलब हर एक स्टेट में भी है, बताएंगे आगे। पैसा कितना लग रहा है? अनरिजर्व में 500 रुपया ARS के लिए, नेट के लिए 1000 रुपया और STO के लिए 500 रुपया लग रहा है। टोटल उनको अगर सारे पोस्ट डालना है तो उनको 2000 देना पड़ेगा। OBC और EWS के लिए 1500 रुपया लगेगा। अगर ARS डाल रहा है तो 500 और नेट डाल रहा है तो 500, बाकी STO भी डालेंगे तो उनको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे SC ST के लिए सिर्फ नेट का ही 250 रुपया लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है। ये आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के पेमेंट से भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करनी है ये चीज़ें यहाँ पे बता रही है। ये साइट है www.asrb.org.in। इस साइट पे हम विजिट करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। एक क्वालिफाइड डिजिटल लोकल डिजिटल आएगा वो। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ये सारी चीज़ें तो ऐसे इंफॉर्मेशन दी हुई है। एज रिलैक्सेशन दिए हुआ है इसमें SC ST को और ET OBC। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, क्या क्या लगने वाला है। ये सारी तो आप दे रहे तो नेम आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की मार्कशीट, मास्टर्स के मार्कशीट, डॉक्टर्स अगर किए तो डॉक्टर्स की मार्कशीट अगर है तो, नहीं तो नहीं है तो फिर नहीं। इस तरह से फोटो पैन कार्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब इसका सेंटर्स कहाँ पे है वो बता रहे हैं। गुजरात में है, कर्नाटक में है, मेघालय में है, उत्तर प्रदेश में बरेली एक जगह वहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता मध्य प्रदेश में है, भोपाल में ही स्थित है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, चंडीगढ़ में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में 2 जगह है, उत्तराखंड में 1 जगह, दिल्ली, असम में है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में इंदौर भी है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में 2 जगह है, करनाल, हरियाणा करनाल है, केरला कोची है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, पंजाब में है, बिहार में पटना, ये ही जगह दिए हुआ है। ऐसे करके अलग अलग जगह का अलग अलग दिए हुआ है। इस हिसाब से आप अपने नज़दीकी सेंटर पे आप डाल सकते हैं।
कोड भी उसका दिए हुआ है यहाँ पे, कोड नंबर 1। आप इसको फॉलो करके भी कोड डाल सकते हैं। कोड इसका अगर हमको पटना डालना है तो 11 इसका कोड है, अगर हमको भोपाल डालना है, वाराणसी डालना है तो 12 है। इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, बाकी कुछ लिमिटेशन आगे की नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई ये नहीं है कि आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने बार चाहे उतने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी, ये इस फॉर्म को कौन कौन डाल सकता है, तो नेपाल के लोग भी डाल सकते हैं, इंडिया के लोग भी डाल सकते हैं, भूटान के लोग भी डाल सकते हैं। 2 कंट्री को अलाउ दिया गया है, नेपाल और भूटान को। एज लिमिट भी है इसमें 21 ईयर्स। के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर्स क्वालिफाइड जितने स्टूडेंट हैं वो सारे इसको डाल सकते हैं। नेट की है, और जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 500 रुपये लगेगा। अगर वो www.ncdc.nic.in के अंदर जो भारत सरकार की ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर NCL का जो डिग्री है वहाँ पे अगर आपका कास्ट मैच नहीं करता है तो अदरवाइज आप ओबीसी ये ना होकर जनरल कैटेगरी में आएंगे। यह नंबर ऑफ अटेम्प्ट में बता रहा है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इसमें जितनी बार चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट, आपको कितनी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए ये है। इसमें आपको 150 नंबर की एग्ज़ाम होगी और 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब कि 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। निगेटिव मार्क 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। इतना क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट में सॉल्व आउट करना है। अब मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग नेट 2021 नेट क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी वाले को 75%, मतलब 75 नंबर आना चाहिए, यानी 50% आ गया जितना है, मतलब कि 150 का 75 सही हो गया तो 75% सही है, तो मतलब आप कंफर्म है कि आपका नेट क्वालिफाई है। ओबीसी वाले को 45% दिया गया है, 5% का रिलैक्सेशन। SC/ST को 60% पे, मतलब 40% दिया गया है, 60 नंबर लाना है। ओबीसी वाले को 67.5% लाना है, और इतना ला लेते हैं तो वो नेट क्वालिफाई के लिए नेट क्वालिफाई हो रहेंगे। देन निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। मतलब कि आपका 150 पर क्वेश्चन गलत होने पे आपको 33% रिड्यूस होगा आपका नंबर, मतलब कि 3 गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेंगे आपके, 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कट जाएंगे, कहने का मतलब ये है। हाँ, अब कौन कौन लोग किस फॉर्म को डाल सकते हैं, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए। एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी,
इन सारे चीज़ों में अगर आप एलिजिबल है तो आप ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी डाल सकते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर एनाटोमोलॉजी में है मास्टर डिग्री के साथ एग्रीकल्चर एनाटॉमी, और ये जूलॉजी के साथ आप ये सारा स्पेशलाइजेशन आप जानते हैं में आते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे करके डिफरेंस पैरामीटर्स है और सबका अपना अपना है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ये जाना है। हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि मास्टर डिग्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इन एनी बेसिक साइंस विथ स्पेशलाइज इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स किए हैं तो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डाल सकते हैं। अगर आप आईटी से किए हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप इसका भी डाल सकते हैं। इसमें 60 सब्जेक्ट का मतलब एग्ज़ाम होता है और डिफरेंस क्राइटेरिया में इन लोग एग्ज़ाम लेते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पैरामीटर्स को देखते हुए, अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, होम साइंस वाले को भी है इसमें, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स वाले को भी है, जो एमएससी स्टैटिक्स से किए हुए वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के बारे में, ERS के बारे में। ERS का पे स्केल कितना है, अगर आप ERS निकालते हैं तो 15,600 से 39,100 मतलब ग्रेड पे है आपका, और 6,000 पे। लेवल 10 में आप आते हैं तो ये इतना से इतना आपको स्टार्टिंग में मिलना शुरू होगा। वैकेंसी फॉर ERS, नंबर ऑफ वैकेंसी इन ERS के अंदर वेरियस डिसिप्लिन का कितना, ये वाला पढ़ के हम बताते हैं कितना है। रूल ऑफ एग्जामिनेशन इसके बारे में इसमें दिए हुआ है, पढ़ना होगा, बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको के सामने रखेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो बता दिए हम। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, आपको प्लान कैसे करना है कहीं से कम। ERS के लिए कितने सीट रिजर्व है वो यहाँ पे दिए हुआ है। अब जैसे एग्रीकल्चर एनाटॉमी में 11 सीट है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 2 है, अनरिजर्व 5 है। इसी तरह से हम देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कितने सीट है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 टोटल सीट है, एक है OBC के लिए, अनरिजर्व 2 है। मतलब कि सिर्फ OBC के लिए एक ही यहाँ पे दिए हुआ है, जनरल के लिए 1 दिया हुआ और अनरिजर्व 2 दिए हुआ है। यानी टोटल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 4 ही ERS का सीट अवेलेबल है। अनरिजर्व हुआ SC ST OBC, इसका मतलब बता रहा है कि किसका क्या मतलब है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप मास्टर्स डिग्री हो तो आप एलिजिबल है। स्ट्रक्चर इसके बारे में बता रहा है, यानी सबका एक एक करके अटेम्प्ट के बारे में बता रहा होता है। सेमी है तो उसमें था, इसमें ERS में क्या है कि प्री में आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, मेंस में जब जाइएगा तो 240 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का रहेगा, वाइवा रहेगा फिर 60 नंबर का। इसके तीनों को पास कीजिएगा तो ERS आप क्वालिफाई कर पाइएगा, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। उसके लिए भी आपको उतना ही मार्क्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं। OBC को 40% मतलब 60% नंबर, 150 में 60% सही आता है तो आप ERS के लिए एलिजिबल है। वाइवा में क्या क्या पूछेंगे, दिस कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय ए बोर्ड ऑफ कंपनी एंड सारा इंस्ट्रक्शन दिए हुआ है, इसको पढ़िएगा।
अब हम जो उस टीओ ऑफिसर के लिए, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो फॉर्म निकला है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो रूल ऑफ एग्जामिनेशन वही जो पहले मतलब डिफेंस जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए जो रूल है वो नेट के लिए और ईआरएस के लिए वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। एज लिमिटेशन इसमें भी है, 35 साल होना चाहिए मैक्सिमम और 21 साल मिनिमम होना चाहिए, इसमें दिए हुआ है। सिलेबस भी है ईआरएस में, जिस आपके जो ईआरएस नेट का जो सिलेबस है सेम ही कॉमन उसका सेम वही उसी तरह का रहेगा सिलेबस, उसका लिंक यहाँ पे दिए हुआ है। सिलेबस इसका दिए हुआ है, उस सिलेबस के हिसाब से आप उसका भी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट लोकेशन जो है कहाँ किस जगह वैकेंसी उसकी मतलब बची हुई है, मतलब है खाली वैकेंट को यहाँ पे बता रही है। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अभी बताएगी, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लिखने के लिए IARI दिल्ली में एक सीट खाली है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन में अंदर एक पोस्ट जनरल का खाली है। ये सारी चीज़ें अब इसमें भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपको लाना है उतना ही मार्क्स, उतना नेट के लिए लाना होता है। रिलैक्सेशन एज में दिया हुआ है, आपको एक फॉर्म लेना है सेंटर फोटो, तो अपना OBC में है, SC/ST में है या कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसके थ्रू आप बनवा सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप स्टडी कीजिए और जितने से जितना ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड कीजिए। मेरी बातों को अच्छा लगा तो थैंक यू।